स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के प्रदेश में दाखिल होने से पहले ही कांग्रेस में फिर खींचतान मच गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सचिन पायलट पर अब तक का सबसे बड़ा हमला बोला, जिससे सियासी पारा हाई है। अगर सचिन पायलट पर सीएम के जुबानी हमले ने सूबे का सियासी पारा बढ़ा दिया तो इसकी बड़ी ठोस वजह है। इसे अब तक का सबसे धारदार हमला कहा जा रहा है। अल्फाज ऐसे कि पायलट खेमे में खलबली मच गई। अब सीएम गहलोत के उन शब्दों पर गौर फरमाइए जिससे आर पार और निर्णायक लड़ाई के तौर पर देखा जा रहा है। गहलोत के पायलट पर 10 बड़े हमले। हाईकमान पायलट को मुख्यमंत्री नहीं बना सकता। पार्टी के साथ गद्दारी करने वाले स्वीकार नहीं होंगे। जिन्होंने 34 दिन भुगता वो कैसे सहन कर सकते हैं। हमने राजभवन में धरना दिया और सरकार बचाई, वो इनकार नहीं कर सकते। पूरा खेल इन्हीं का था। 10-10 करोड़ रुपए बांटे गए। मेरे पास इसका प्रूफ है। बकायदा दिल्ली में बीजेपी दफ्तर से पैसे उठाए गए। ये मानेसर में जाकर बैठ गए। वहां धर्मेंद्र प्रधान आते थे। हमला जोरदार था, इसलिए सचिन पायलट के खेमे में खलबली मच गई। जिसके पास 10 विधायक तक नहीं, उसे कोई स्वीकार करने वाले हमले पर मंत्री राजेंद्र गुढ़ा ने सीधे सूबे के मुखिया को सीएलपी मीटिंग बुलाने की चुनौती दे दी। अब मुख्यमंत्री जब किस तरीके से बोल रहे हैं, वो कह रहे सीएम नहीं बन सकते, 10 मंत्री 10 विधायक उनके साथ नहीं है। यदि 80% विधायक सचिन पायलट साहब के साथ नहीं हो तो मैं बताना चाह रहा हूँ हम हमारा दावा छोड़ देंगे। ये फिर आप 1 to 1 कराने में क्यों घबरा रहे हो? सीएलजी की मीटिंग कराओ, 1 to 1 कराओ, क्यों बैठे हो? कराना चाहिए इसके लिए। तो राजस्थान जीव जंतु कल्याण बोर्ड के चेयरमैन केसी बिश्नोई ने राजेंद्र गुढ़ा के बयान को ये कहते हुए आगे बढ़ाया कि अगर सचिन पायलट को मुख्यमंत्री नहीं बनाया तो कांग्रेस एक फॉर्च्यूनर में ही सिमट जाएगी। मैंने अभी सुना इनका कि हम रिपीट कर रहे हैं। राजस्थान की जनता कह रही है जय अशोक जी के नेतृत्व में चुनाव हुआ तो ये एक फॉर्च्यूनर में निपट जाएंगी कांग्रेस। तो इसलिए मैं कह रहा हूं आज कांग्रेस रिपीट करनी है तो सचिन पायलट के बगैर रिपीट नहीं हो सकती। कांग्रेस के 2 खेमों में मची रार पर बीजेपी भला कैसे चुप रह सकती। इसलिए प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला। कांग्रेस की ताजा मूवी का नाम है जो अशोक जी ने आज रिलीज की है। हालांकि ये पटकथा पुराने समय से लिखी गई है और ऐसा लगता है कि नई बोतल में पुरानी शराब है। फिल्म का नाम है गद्दार कौन। अब यूं लगता है कि जिस तरीके से जो भाषा मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं वो भाषा किसी पार्टी के लंबे टाइम तक टिके रहने की भाषा नहीं है, वो सरकार के लंबे चलने की भाषा नहीं। इसलिए मुझे लगता है कि अब अशोक जी की भाषा ऐसी है, नई फिल्म होगी, हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। सीएम गहलोत और सचिन पायलट के गुट के बीच छिड़ी रार ने प्रदेश का सियासी तापमान बढ़ा दिया है। प्रदेशवासियों की नजर आलाकमान के फैसले पर है। देखना होगा कि आलाकमान कब रार पर ब्रेक लगाता है, 2-4 दिन में या फिर गुजरात और हिमाचल प्रदेश के चुनावी नतीजों के बाद कोई निर्णायक फैसला लेता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। वहीं सचिन पायलट ने भी मुख्यमंत्री पर जोरदार पलटवार किया। पलटवार नंबर 1, पता नहीं इनको एडवाइस कौन देता है। पलटवार नंबर 2, किसके कहने पर ऐसी बातें बोली जाती हैं। पलटवार नंबर 3, मुझे नकारा कहा, निकम्मा कहा, गद्दार कहा। पलटवार नंबर 4, झूठे बेबुनियाद आरोप लगाने की जरूरत नहीं। पलटवार नंबर 5, राजस्थान में बीजेपी को पॉलिटिकल चुनौती हमने दी। पलटवार नंबर 6, बीजेपी को लगातार पराजय दी तब हमारी सरकार बनी। पलटवार नंबर 7, गहलोत साहब के नेतृत्व में 2 बार सरकार रहते हुए भी हम हारे। पलटवार नंबर 8, तीसरी बार आलाकमान ने उन्हें सीएम बनाया, हमने स्वीकार किया। पलटवार नंबर 9, वरिष्ठ और अनुभवी व्यक्ति को इस तरह बोलना शोभा नहीं देता। पलटवार नंबर 10, किसी भी व्यक्ति को इतना असुरक्षित नहीं होना चाहिए।
मैं नहीं जानता हूं कि उनको एडवाइस कौन करता है या किसके कहने पर ऐसी बातें बोली जाती हैं, लेकिन आज से पहले भी अशोक गहलोत जी ने बहुत सारी बातें मेरे बारे में बोली। मुझे उन्होंने नकारा कहा, निकम्मा कहा, गद्दार कहा और आरोप लगाए। मैं समझता हूं कि इस प्रकार के बिल्कुल झूठे और बेबुनियाद आरोप लगाने की आज ज़रूरत नहीं है। आज ज़रूरत इस बात की है कि हम कैसे कांग्रेस पार्टी को मजबूत करें। राहुल गांधी जी आज निकल रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा को लेकर। आज मैं उनके साथ था मध्य प्रदेश में, अगले महीने यात्रा राजस्थान में आ रही है। तो हम सबको मिलकर उस यात्रा को कामयाब बनाना है, क्योंकि आज वो देश की ज़रूरत है। देश में आज भाजपा को कांग्रेस ही चुनौती दे सकती है। और अभी चुनाव गुजरात में चल रहे हैं, जहाँ के अशोक गहलोत जी प्रभारी हैं, इंचार्ज हैं। मुझे लगता है हमको सामूहिक प्रयत्न कर कर भाजपा को चुनौती देकर हराना चाहिए, जिन जिन राज्यों में उनकी सरकारें हैं। राजस्थान के अंदर जब सरकार बनी तो भारतीय जनता पार्टी को पॉलिटिकल चुनौती हम लोगों ने दी। मैं कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष था और लगातार उनको पराजय हम लोगों ने दी, तो हमारी सरकार बनी। गहलोत साहब के नेतृत्व में 2 बार हमारी सरकार रहते हुए फिर हम हारे। उसके बावजूद तीसरी बार जब पार्टी आला कमान ने कहा कि उनको मुख्यमंत्री बनना है, तो हमने उसको स्वीकार किया। तो आज हमारा जो ध्येय होना चाहिए कि हमारी सरकार दोबारा कांग्रेस कैसे रिपीट कर राजस्थान के अंदर, ये हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। आज के समय पर एक वरिष्ठ अनुभवी व्यक्ति इस प्रकार की बातें बोलें, मैं समझता हूँ बड़ा अनुचित है, उनको शोभा नहीं देता। और आज हम एक दूसरे पर आरोप लगाएं, प्रत्यारोप लगाएं, ये भी मैं समझता हूँ सही नहीं है। आज चुनौतीपूर्ण समय है पार्टी को एकजुट रहने का, और जब तक हम एकजुटता से काम नहीं करेंगे तो हम लोग दोबारा सरकार में राजस्थान में कैसे आएंगे। और किसी भी व्यक्ति को कभी भी इतना असुरक्षित नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज मैं इस पद पर हूँ, कल नहीं रहूँगा, क्योंकि ये जीवन का क्रम है। राजनीति में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, और हम सब लोगों को कलेक्टिवली मिलकर आज खड़गे जी का, राहुल जी का, प्रियंका जी का, उनके हाथ मजबूत करने हैं। मैं समझता हूँ इस दिशा में हमको काम करना चाहिए। और आज गहलोत कैबिनेट की अहम बैठक हुई, जिसमें बड़े फैसले लिए गए। देखिए, ओबीसी आरक्षण विसंगति को सरकार ने दूर किया है। भर्तियों में भूतपूर्व सैनिकों को हॉरिजॉन्टल आरक्षण की व्यवस्था की गई है। एससी एसटी के भूतपूर्व सैनिकों को भी अनुपातिक यानी रेशो में प्रतिनिधित्व मिलेगा। पिछड़े वर्ग के आरक्षित पदों में भी सम्यक प्रतिनिधित्व मिलेगा। भूतपूर्व सैनिकों को आयु और न्यूनतम अंकों में जो छूट है वो मिलती रहेगी। भूतपूर्व सैनिकों के रिक्त पद पर 1 वर्ष तक कैरी फॉरवर्ड होते रहेंगे। पूर्व सैनिकों का आवेदन नियम 1988 में संशोधन को मंजूरी प्रदान की है। इससे राज्य की भर्तियों में भूतपूर्व सैनिकों को क्षैतिज हॉरिजॉन्टल कंपार्टमेंट वाइज आरक्षण मिलेगा। इसके अतिरिक्त इस संशोधन से अनुसूचित जाति जनजाति के भूतपूर्व सैनिकों को भी समग्र रूप से सीधी भर्तियों में आनुपातिक प्रतिनिधित्व मिलेगा। पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित पदों में से पिछड़ा वर्ग के सामान्य अभ्यर्थियों यानी भूतपूर्व सैनिकों के अलावा के लिए भी सम्यक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होगा। भूतपूर्व सैनिकों को वर्तमान में मिल रही आयु में छूट व न्यूनतम अंकों में छूट का लाभ भी मिलता रहेगा। साथ ही भूतपूर्व सैनिकों के किसी भर्ती के रिक्त पद के विरुद्ध रिक्तियां 1 भर्ती वर्ष तक अग्रेसित कैरी फॉरवर्ड की जाती रहेंगी। राजसमंद के देवगढ़ से बड़ी खबर है। पुजारी दंपत्ति को पेट्रोल डालकर जलाने का जो मामला है, इसमें ये इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट है। वारदात का मास्टरमाइंड जितेंद्र सिंह और जीतू गिरफ्तार कर लिया गया है। मामले में पुलिस की ये अब तक की 8वीं गिरफ्तारी है। अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। आरोपी ने हैदराबाद में बैठकर, माफ कीजिएगा, साउथ में बैठकर, गुंटूर में बैठकर वारदात की रूपरेखा रची थी। झुलसे हुए पुजारी दंपत्ति का इस बीच उदयपुर में इलाज जारी है। अभी भी पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश में जगह जगह दबिश दे रही है। तो ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी अलकेश से। अलकेश, क्या जानकारी है? इस अपने में आपको बता दूं, राजसमंद पुलिस ने जो हीरा की बस्ती गांव में जो पुजारी के ऊपर जो पेट्रोल बम फेंककर उसको जो मारने की जो साजिश रची थी, उस साजिश के मास्टरमाइंड को आज गिरफ्तार कर लिया है। जितेंद्र सिंह उर्फ जीतू, जो इस घटना का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। पुलिस के अनुसार जितेंद्र सिंह घटना के वक्त हैदराबाद के गुंटूर में बैठा हुआ था और उसने ही वहां से पूरी प्लानिंग करके इस वारदात को अंजाम दिया। और इस समय वही मास्टरमाइंड था इस पूरी घटना का, जिसकी लंबे समय से पुलिस उसकी तलाश कर रही थी। जब घटना का खुलासा हुआ तो पुलिस ने उसको हैदराबाद के गुंटूर में जाकर दबोचा और उसको लेकर यहाँ पहुंची और यहाँ उससे कुछ पूछताछ करने के बाद पुलिस ने आज उसकी गिरफ्तारी शो की है।
ऐसे में पुजारी के ऊपर जो पेट्रोल पंप डालने का जो मामले में आज का जो दिन है वो राजसमंद पुलिस के लिए बड़ी सफलता का दिन है और पुलिस ने इस घटना के मास्टरमाइंड को गिरफ्तार कर लिया, जो जिससे पूछताछ के बाद अब इस घटनाक्रम से जुड़ी हुई सारी कड़ियां खुलकर सामने आ जाएंगी कि किसके जरिए इस वारदात को अंजाम दिया गया था। जी स्वप्निल। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। जयपुर में धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तार बेरोजगार संघ के नेता उपेन यादव की गिरफ्तारी का जोरदार विरोध हुआ। बड़ी संख्या में छात्र और बेरोजगार युवा श्यामनगर थाने का घेराव करने पहुंचे। आरयू के छात्र संघ अध्यक्ष निर्मल चौधरी के नेतृत्व में हुए प्रदर्शन में जमकर नारेबाजी की गई। उपेन यादव की रिहाई की मांग की गई। इस दौरान पुलिस के अफसरों ने युवाओं से समझाइश की और एडिशनल कमिश्नर कैलाश विश्नोई से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा गया। नगर थाने के अंदर एक 420 का मामला पाया गया है, जिस मामले में उपेन यादव को आरोपी बनाया गया। इसी मामले में उसकी गिरफ्तारी करके उन्हें कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें पुलिस ने रिमांड पर लिया हुआ है और उसके बाद में 6 दिनों के बाद में 27 तारीख को पुलिस जो है उपेन यादव को कोर्ट में पेश करेगी। लेकिन फिलहाल आपको नजारा एक बार यहाँ का दिखाते हैं, तस्वीरें दिखाते हैं कि राजस्थान यूनिवर्सिटी के तमाम छात्र जो बेरोजगार युवा हैं वो उपेन यादव की गिरफ्तारी का विरोध कर रहे हैं और विरोध करते हुए वो आज श्यामनगर थाने का घेराव करने पहुंचे हैं। पुलिस प्रशासन और तमाम लोगों की ये प्रदर्शन जो है वो लगातार चल रहा है। हमारे साथ निर्मल चौधरी, उनसे बात करते हैं। निर्मल, आज पुलिस की हवा निकालने क्यों पहुंचे हैं आप? उपेन यादव बेरोजगारों के नेता है, जिसके साथ ये कई दिनों से अन्याय कर रहे हैं, उसको पीड़ित कर रखा है, उसके परिवार वाले परेशान हैं, उसके साथी परेशान है, तो उनको न्याय दिलाने के लिए सरकार का प्रशासन का विरोध करने के लिए आया हूं कि इस प्रकार से आप कब तक अन्याय करते रहोगे युवाओं के साथ। सरकार अपने फायदे के लिए किसी को भी जेल में, थानों में बंद कर देगी। प्रदेश भर के संविदा कर्मियों ने राज्य सरकार के खिलाफ हल्ला बोला। संयुक्त संविदा मुक्ति मोर्चा के आह्वान पर सैकड़ों संविदा कर्मी जयपुर में जुटे और राजस्थान कॉन्ट्रैक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 का विरोध किया। संविदा कर्मियों ने सरकार पर आरोप लगाया कि चुनावी घोषणा पत्र में किए वादों के अनुसार नियमितीकरण की कार्रवाई नहीं हुई और हाल ही में जारी नए नियमों में कई तरह की खामियां हैं। इस वजह से निरोष है, इसलिए मांग है कि संविदा कर्मियों को समायोजित करते हुए नियमित करने की कार्रवाई शुरू की जानी चाहिए। इस नियम के अनुसार जो संविदा कार्मिक जो ज्वाइन करेगा वो आज से उसकी सेवा की गणना की जाएगी। इसके पहले इसने 30 साल, 5 साल, 8 साल, 10 साल जो भी सेवा की वो उस सेवा की गणना नहीं की जाएगी। तो इसके विरोध में हमारा ये विरोध है। हम सरकार से चाहते हैं कि सरकार टकराव की स्थिति न लाए। सरकार हमसे टकराव अगर करेगी तो हम सरकार को बख्शेंगे नहीं। जालोर के जसवंतपुरा में पंचायत समिति की सदस्य कानू देवी का दबंगों ने रास्ता रोका, जिसके चलते उनके घर में मरीज की जान पर बनाई। दबंगों ने उनके घर के सामने सरकारी रास्तों को कटीले तारों से बंद कर दिया, जिसकी वजह से बुजुर्ग मरीज को तारों के नीचे से पार कराया गया, तब कहीं जाकर एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाया जा सका। कई बार अधिकारियों को शिकायत की गई है, लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ। इस मामले को लेकर कानू देवी ने कहा, घर से निकलने के लिए एक ही रास्ता है, जिसे दबंगों ने रोक रखा है। प्रशासन, जालोर प्रशासन से मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं और मीडिया की हेल्प करे हमारी और इस मुसीबत से हमें छुटकारा मिले। कितने सालों से ये रास्ता बंद है? ये रास्ता 1 साल हो गया। अच्छा, किसने बंद किया है, कैसे हुआ? ये गुंडे लोगों ने बंद किया। भमराराम फूला जी नाम का आदमी है, वो सब दादागिरी करके लड़कों को लेके आता है और जबरदस्ती ये बंद कर देता है। हॉस्पिटल स्कूल ऐसे ही जाता है, अभी आज आया ऐसे ही लेके जा रहा है, सब तार में से निकालता है बच्चा लोग को। छोटा छोटा बच्चा है, स्कूल जाने के लिए डरता है, बच्चा लोग को गुल दे रहा है, बच्चा लोग को बीच में आके खड़ा रह जाता है बच्चा लोग के लिए। जालोर दिनों बदमाशों के हौसले बुलंद है। मामला जालोर जिले के जसवंतपुरा क्षेत्र का है, जहां पर एक डेलीगेट जसवंतपुरा पंचायत समिति की सदस्य है कि रास्ता को रोकने का मामला सामने आया है। ये सरकारी रास्ते को बंद करने के चलते अब जिला परिषद सदस्य के घर से निकलना भी बंद हो चुका है। महिला जनप्रतिनिधि आप अपने घर में कैद है। इसको लेकर कई बार विभाग अधिकारियों को पूरी घटना के बारे में अवगत करवाने के बावजूद महज खाना पूर्ति के बाद विभाग अधिकारी वापस निकल जाते हैं। इसको लेकर कई बार शिकायतें करने के बावजूद भी आज भी रास्ता बंद है। ऐसे में आज 90 साल की बुजुर्ग जो उसकी सासू माँ थी, उसे अस्पताल में लाया गया तो बीच रास्ते में एम्बुलेंस रुक गई और उसके बाद में एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें किस तरीके से एक जनप्रतिनिधि को भी रास्ते के लिए कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।
ऐसे में जालोर के जिला प्रशासन पर बड़े सवालिया निशान खड़े होते हैं कि जहाँ जिले के जनप्रतिनिधियों का भी बेखौफ बदमाश रास्ता रोक देते हैं, तो उस जिले के अंदर आम आदमी की किस तरीके की हालात होती होगी। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि क्या जालोर जिला प्रशासन इसी तरीके के होने वाले मामलों को लेकर कोई गंभीरता दिखा करके ठोस प्रबंधन करेगा या इसी तरीके के हालात जालोर में बने रहेंगे। श्याम बिश्नोई, न्यूज 18 जालोर। बुधवार को जैसलमेर में एक महिला कलेक्टर टीना डाबी के पास पहुंची और अपनी 12 साल की बेटी के साथ मारपीट करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। अपनी बच्ची की कस्टडी हमेशा के लिए दिलाने में मदद मांगी, जिसके बाद जिला कलेक्टर टीना डाबी ने महिला को आश्वासन दिया कि उसके साथ पूरा न्याय होगा। उन्होंने जिला पुलिस को तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए। जानकारी के मुताबिक नाबालिग बच्ची के साथ मारपीट मामले में पुलिस ने मामला दर्ज किया है और जांच भी शुरू कर दी है। बच्ची मतलब बोलने की कंडीशन में नहीं है, बच्ची खुद इतनी डरी हुई है और मेरे को निकाला। उसके बाद में मेरे खुद के परिवार के मौजूद लोगों के बीच में भी हमारी समझाइश की गई, फिर भी कोई समझाइश नहीं हुई, उन्होंने नहीं रखा। मेरे को मारपीट करते थे, शोषण, तो उसके लिए भी मेरे घर वालों ने कोई केस नहीं किया कि कल को मेरी कोई दिक्कत नहीं हो जाए, मेरी बच्ची को कोई दिक्कत नहीं हो जाए कि भाई मेरे रिश्तों में दरार आ जाएगी, तो इसलिए हमने वो भी नहीं किया। मेरी माँ भी मतलब मेरी टेंशन में 2 साल पहले उनकी भी डेथ हो गई और अब मैं यही चाहती हूँ कि भाई मेरे साथ मारपीट जो की है वो मैंने सहन कर लिया। बच्ची के साथ ही उसकी मैंने FIR भी दर्ज करवाई है महिला ये थाना में, यहाँ पे कोतवाली थाना में, और मैं चाहती हूँ कि भाई मुझे मेरी बच्ची को न्याय मिले। मेरे को मेरे पापा और दादी ने बेल्टा से घर पे मार के निकाला। मेरे को स्कूल भेजते नहीं थे, घर का काम करवाते थे, घर में कैद करके रखते थे, बच्चों के साथ खेलने नहीं देते थे, किसी से बात करने नहीं देते थे। डूंगरपुर जिले की बिछीवाड़ा थाना पुलिस ने शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। रतनपुर बॉर्डर पर एक ट्रॉले से 50 लाख की अवैध शराब पकड़ी जो गुजरात ले जाई जा रही थी। पुलिस ने ट्रॉला चालक को गिरफ्तार किया, उससे पूछताछ की जा रही है। भीलवाड़ा में दिन दहाड़े फायरिंग मामले से जुड़ी खबर। 48 घंटों के लिए भीलवाड़ा में नेटबंदी की गई है, यानी इंटरनेट को बंद कर दिया गया है। समुदाय विशेष के 2 भाइयों पर हमला हुआ था। वारदात में उनमें से एक की मौत हो गई थी जबकि दूसरे की हालत गंभीर है। जिला अस्पताल के बाहर परिजनों और सामाजिक लोगों ने धरना दिया। आरोपियों की गिरफ्तारी समेत 4 मांगे रखी। अतिरिक्त पुलिस बल मौके पर तैनात किया गया है। दिन में कोतवाली थाना क्षेत्र में जो घटनाक्रम रहा उसके अंदर बाइक पे आए कुछ व्यक्तियों द्वारा 2 लोगों पे फायरिंग की गई, जिसके अंदर एक की स्थिति स्टेबल है और एक की उसमें मौत हो गई थी। उन लोगों को आइडेंटिफाई कर लिया गया है, टीमें उनके पीछे पड़ी हैं और बहुत जल्द उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सब भीलवाड़ा वासियों से मेरी अपील है कि कानून व्यवस्था बनाए रखें, शांति व्यवस्था बनाए रखें और हमारे हाथ मजबूत करें। अफवाहों पर ध्यान नहीं दें। अगर कोई अफवाह फैलाता है या कानून व्यवस्था खराब करने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई सख्त की जाएगी। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।